हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने बी फार्मेसी 8 सेमेस्टर वालों का सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी का यूनिट 1 और यूनिट 2 पढ़ के कंप्लीट कर लिया है। प्रिवेंटिव मेडिसिन तक पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है। जो लोग नहीं देखे हैं जाकर के देख लेना। आज का जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 3। और यूनिट 3 आप लोग का है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम एंड इट्स ऑब्जेक्टिव। मतलब नेशनल हेल्थ प्रोग्राम जो है ये क्या है, इनके ऑब्जेक्टिव क्या है, इनके फंक्शन क्या है, इनके आउटकम क्या क्या है, ये सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। और नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के लिए बहुत सारे बीमारियों के प्रोग्राम भी बनाए गए हैं। उस बीमारी को कैसे कंट्रोल करना है, इसका फंक्शन क्या है, इनके ऑब्जेक्टिव क्या है, आउटकम्स क्या क्या है, इन सभी चीजों के बारे में हमें पढ़ना है। जैसे कि हम लोग को पढ़ना है सबसे पहले HIV एंड एड्स के बारे में, फिर ट्यूबरकुलोसिस मतलब टीबी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, फिर उसके बाद IDSP के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, फिर उसके बाद लिप्रोसी। आप लोग को याद होगा फार्माकोलॉजी में हम लोगों ने लिप्रोसी के बारे में बहुत पहले ही पढ़ लिया है। लिप्रोसी के हिंदी में क्या कहते हैं, कुष्ठ रोग कहते हैं। उसके बाद मेंटल के बारे में पढ़े हैं, जिसका माइंड सही नहीं रहता है, दिमाग से पागल होते हैं, मेंटल लोग होते हैं, उनके बारे में क्या प्रोग्राम बना है, इनके बारे में। फिर डीपनेस के बारे में पढ़ेंगे, फिर इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के बारे में पढ़ेंगे, फिर लास्ट में हम लोग ब्लाइंडनेस और पल्स पोलियो के बारे में पढ़ेंगे। तो इतना चीज हम लोगों को यूनिट 3 में पढ़ना है। और एक बात और आप लोग टिक लगा लीजिए कि आज के इस लेक्चर में आपका यूनिट 3 हो जाएगा पूरा का पूरा कंप्लीट। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना देखे हो। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक बात और, जो लोग चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन नहीं दबाना, दबा लीजिएगा, जिससे हमारी नई नई वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको सीधा और सीधा होम पेज पे मिल जाए। अब देखिए एक चीज और यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ आप लोगों को समझने के लिए कि कंट्रोल प्रोग्राम में कौन कौन सी चीजों के बारे में पढ़ना है, कौन कौन सी बीमारी के बारे में हम लोग को यूनिट 3 में पढ़ना है। पहला हमारा HIV एड्स के बारे में हो गया, दूसरा ट्यूबरकुलोसिस हो गया, तीसरा लेप्रोसी, चौथा मेंटल, ब्लाइंडनेस, पल्स पोलियो, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन हो गया, उसके बाद सर्विलेंस के बारे में पढ़ना है, और लास्ट में डीपनेस। तो ये सारी चीजों के बारे में हम लोगों को यहाँ पर पूरा का पूरा पढ़ के और यूनिट 3 क्या कर देना है, कंप्लीट कर देना है। हेडिंग डालते हैं नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। अब इंट्रोडक्शन में बात करते हैं कि आखिर नेशनल हेल्थ प्रोग्राम जो है ये क्यों बनाया गया, इसको किसके द्वारा बनाया गया, इनके बारे में समझते हैं। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम को शॉर्ट वर्ड में NHP भी बोल सकते हैं, ठीक। तो NHP जो प्रोग्राम है, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम जो है ये लॉन्च किया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा क्यों लॉन्च किया गया है, कुछ इसके पर्पज भी होंगे, कुछ पर्पज होंगे तभी ना लॉन्च किया गया है। तो कुछ पर्पज भी हैं इनके, जैसे कम्युनिकेबल डिजीज को कंट्रोल करने के लिए, रोकने के लिए, उसके लिए बनाया गया। उसके बाद पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, रूरल हेल्थ मतलब ग्रामीण में जो गांव में लोग रहते हैं उनकी हेल्थ को क्या करना, इंप्रूव करने के लिए ये बनाया गया। रेजिंग द स्टैंडर्ड न्यूट्रिशन, इसके लिए भी बनाया गया। और क्या करने के लिए, इंप्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल सैनिटाइजेशन, ये सभी चीजों के लिए ये बनाया गया नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, जिससे लोग अवेयर हों उनके बारे में, बीमारियों के बारे में और चीजों के बारे में उन्हें पता हो। जिससे पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है तो लोगों को पता होगा तब ना पॉपुलेशन को कंट्रोल करेंगे। धीरे धीरे करके जनसंख्या कितना ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी चीजें बन गई हैं, ठीक। तो वो सारी चीजों को ध्यान रखने के लिए, वो सारी चीजों के बारे में बताने के लिए हमारा ये प्रोग्राम बनाया गया। क्या बनाया गया, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। तो इंट्रोडक्शन तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, इतना आप लोग कम से कम अच्छे से तैयार कर लेना। चलिए इसी के साथ अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक हमारा है वो है हेल्थ केयर सर्विसेज। अब ये क्या होता है हेल्थ केयर सर्विसेज, इसके बारे में भी जान लेते हैं। हेल्थ केयर सर्विसेज का मतलब होता है कि ये क्या करता है, इनहेंस करता है स्टेटस, हेल्थ के स्टेटस का मतलब कम्युनिटी के लोगों के हेल्थ के स्टेटस को क्या करता है, इनहेंस करता है, बढ़ाता है। और क्या होता है, इट हेल्प्स मोर्बिडिटी रिडक्शन, द टारगेट ऑफ रिच हैज बीन फिक्स एंड इंक्रीज करता है एक्सपेक्टेंसी के, लाइफ के एक्सपेक्टेंसी को ये बढ़ाता है। और क्या करता है, न्यूट्रिशनल स्टेटस को इंप्रूव करता है। और पॉपुलेशन ग्रोथ मतलब जनसंख्या जितना ज्यादा बढ़ रहा था उसको कंट्रोल करने के लिए बताया जाता है लोगों को, जिससे क्या होता है, पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट क्या होता है, कम होता है। जिससे बताया जाता है लोगों को कम से कम 1 से 2 बच्चे रहें, ठीक है, 2 से 3 ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि 4 बच्चे, 5 बच्चे, 6 बच्चे हो जाएं। तो वो सारी चीजों के बारे में लोगों को अवेयर किया जाता है, ठीक। तो ये हमारा होता है हेल्थ केयर सर्विसेज। चलिए अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हेल्थ केयर सर्विसेज हमारा हो गया कंप्लीट। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है हेल्थ केयर सिस्टम। अब देखिए समझने के लिए हिंदी में भी यहाँ पे लिख दिया हूं कि हेल्थ केयर सर्विस जो होता है उसके द्वारा ये डिजाइन किया गया है, ठीक। क्या होता है ये, द हेल्थ केयर सिस्टम। हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हेल्थ केयर सिस्टम जो है ये डिजाइन किया गया है प्रोविजन के लिए। किसके प्रोविजन के लिए, हेल्थ केयर सिस्टम के प्रोविजन के लिए ये डिजाइन किया गया है। इट इज 5 रिप्रेजेंटेड, देखिए कहाँ चला गया,
आपको यहाँ पर समझाता हूँ। हेल्थ केयर सिस्टम जो होता है दोस्तों, ये क्या होता है, हेल्थ केयर सिस्टम जो होता है, ये जो होता है डिजाइन क्या गया है, प्रोविजन के लिए। प्रोविजन का मतलब क्या होता है, प्रावधान के लिए। हेल्थ केयर सर्विस के प्रावधान के लिए ये हेल्थ केयर सिस्टम डिजाइन किया गया है, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है कहां पर, इंडिया में, जिसके 5 मेजर सेक्टर के कंपनीज होते हैं। 5 मेजर सेक्टर कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं 5 मेजर कंपनी होते हैं। कौन कौन से 5 मेजर होते हैं, क्या क्या इसमें इंक्लूड होते हैं? तो सबसे पहला जो हमारा सेक्टर होता है, 5 मेजर सेक्टर होते हैं। कौन कौन सा होता है? पहला हमारा पब्लिक सेक्टर होता है, दूसरा हमारा प्राइवेट सेक्टर होता है, तीसरा हमारा इंडिजिनियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन होता है, चौथा हमारा वॉलेंट्री हेल्थ एजेंसी होता है, और लास्ट हमारा क्या होता है, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम होता है। ये 5 सेक्टर होते हैं हेल्थ केयर सर्विसेज में, जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे कोई पूछता है कि हेल्थ केयर सिस्टम क्या होता है, तो हेल्थ केयर सिस्टम होता है, ये डिजाइन किया गया है हेल्थ केयर सर्विस के प्रावधान के लिए, हेल्थ केयर सर्विस के प्रोविजन के लिए हेल्थ केयर सिस्टम डिजाइन किया गया है, जिसके 5 मेजर सेक्टर होते हैं। अब 5 मेजर सेक्टर कौन कौन से होते हैं? पहला हमारा होता है पब्लिक हेल्थ सेक्टर, दूसरा हमारा होता है प्राइवेट सेक्टर, तीसरा हमारा होता है इंडिजिनियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन, चौथा हमारा होता है वॉलेंट्री हेल्थ एजेंसी, और पांचवा हमारा लास्ट होता है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। तो ऐसे आप लोग पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, एग्जाम में भूलेंगे भी नहीं। अब हम लोग बात करते हैं इनके ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव देखिए 5 पॉइंट आसान भाषा में लिखा गया है, वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। हमारा जो इंपॉर्टेंट बात आता है, पहले बात करते हैं एचआईवी एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में। एचआईवी एंड एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं। अब ये क्या होता है, ये जो होता है एक सक्सेस स्टोरी के रूप में इंडिया में एचआईवी कंट्रोल प्रोग्राम जो है ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज किया गया। दी नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम को शॉर्ट में बोलते हैं, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम को शॉर्ट वर्ड में क्या बोलते हैं, NAPC, जो कि इनिशिएट हुआ था, कब इनिशिएट हुआ था, ये कि आया था 1992 में। इट्स बीइंग इम्प्लीमेंट इन इंडिया, सिस्टमेटिक रूप से इंडिया में आया था। एचआईवी एड्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल प्रोग्राम, मतलब एचआईवी एड्स का क्या निवारण है, किससे उसको हम लोग कंट्रोल करें, उसका प्रोग्राम कब हमारा बना था, 1992 ईस्वी में। ठीक, तो ये थ्योरी है दोस्तों, ये थ्योरी है। आपको थ्योरी अगर एक बार पढ़ लेंगे वीडियो को रोक करके, तो ये पूरा का पूरी थ्योरी आपको समझ में आ जाएगा। वैसे एचआईवी एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में आप लोग जानते हुए होंगे, एचआईवी क्या होता है, एड्स क्या होता है, इनके बहुत सारे मेडिसिन बन चुके हैं, बहुत सारे नए नए दवाएं अभी बन भी रहे हैं। आप लोग देखते होंगे, जैसे मैं हमारे चैनल पर आप लोग देखेंगे एचआईवी एड्स के बहुत सारे वीडियो में डाला हूं, उसमें मेडिसिन के बारे में भी बताया। तो जो लोग नहीं देखे जाकर के मेडिसिन थोड़ा बहुत देख लेना, आपको थोड़ा बहुत उसके बारे में नॉलेज हो जाएगा। अब देखिए नेशनल कंट्रोल प्रोग्राम फॉर एचआईवी एड्स और इनके फंक्शन क्या क्या होते हैं। तो ये थ्योरी है, बस थोड़ा सा पढ़ लेना कि कब लॉन्च किया गया था। तो ये जो है 1987 में नेशनल हेल्थ प्रोग्राम कंट्रोल एड्स जो है ये लॉन्च किया गया था, इनिशिएट नहीं हुआ था। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम जो है कंट्रोल प्रोग्राम एड्स का, ये कब लॉन्च हुआ था, 1987 में। अब आप लोग यहाँ पर मत कंफ्यूज होइएगा, हम लोग किसका बात कर रहे हैं, हम लोग केवल यहाँ पर कंट्रोल एड्स के बारे में बात कर रहे हैं। और यहाँ पर आप कहेंगे कि ये तो 1992 में, तो ये जो है ये इनिशिएट हुआ था 1992 में। ठीक, ये एचआईवी एड्स जो है, एड्स कंट्रोल प्रोग्राम जो है दोस्तों, ये इनिशिएट हुआ था, कब हुआ था, 1992 में। लेकिन लॉन्च की बात अगर करें कि जो एड्स हमारा है नेशनल प्रोग्राम कंट्रोल ऑफ एड्स, NACP जो है ये लॉन्च हुआ था 1987 ईस्वी में। ठीक, सर्विलेंस, ब्लड स्क्रीनिंग एंड हेल्थ एजुकेशन जो कि पार्ट होता है इनके एक्टिविटीज के, ठीक, जिसमें अराउंड 135 लोग जो होते हैं पाए जाते हैं एचआईवी पॉजिटिव एंड ऑफ दी 1987 में। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, आसान भाषा में सब दिए गए हैं, बस थोड़ा सा समझना है आपको, कॉन्सेप्ट आप पकड़ लेंगे तो समझ जाएंगे। अब देखिए हमारा ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछ लेगा, राइट द ऑब्जेक्टिव ऑफ एचआईवी एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। समझ रहे हैं ना, ये क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए, राइट द ऑब्जेक्टिव ऑफ एचआईवी एंड एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। तो ये क्या होता है, ट्रांसफ्यूजिंग सेफ ब्लड होता है इसमें, और क्या होता है, रिडक्शन होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज ट्रांसमिशन का, प्रिवेंशन होता है एचआईवी ट्रांसमिशन का, और क्या होता है, स्टिमुलेंस होता है सर्विलेंस का। 5 से 6 पॉइंट आपको याद करना है अच्छे से, इसमें से जो आसान आपके लगे वीडियो को रोक करके 10 पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं, इसमें से 5 पॉइंट आप लोग छांट के अपनी कॉपी में तुरंत लिख लीजिए, जो आपको आसान लगे वही लिखिएगा, बस 5 पॉइंट, 5 से 6 पॉइंट, ज्यादा नहीं लिखना है। अब देखिए यही थ्योरी है, फिर आ गया आपका कि नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम और इसके फंक्शन क्या क्या है। तो फिर लिख दीजिए वही चीज कि कब लॉन्च हुआ था, उसके बाद ये कंट्रोल प्रोग्राम क्यों बनाया गया, लोगों को अवेयर करने के लिए, प्रोटेक्शन का यूज करिए, सही से करिए, पॉपुलेशन को कंट्रोल करिए, इस बीमारी से बचिए, कैसे बचना है कैसे नहीं बचना है, वो सारी चीजें थ्योरी यहाँ पे लिखना है। बस आपको क्या करना है, थोड़ा बहुत इनके बारे में अपने तरीके से बना के लिख देना है। कुछ इनके NACO का कुछ इंपॉर्टेंट क्या होता है, नेशनल, देखिए NACO का अगर फुल फॉर्म पूछता है तो इसका मतलब क्या होता है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। समझ गए आप लोग, यहाँ पर देखिए लिखा गया
नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, वही यहाँ पर 60 वर्ड में लिखा गया है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, जैसे कि वही ऑब्जेक्टिव में बताए हैं, जैसे कि ब्लड सेफ्टी प्रोग्राम हो गया, उसके बाद कंडोम प्रोग्रामिंग हो गया, मतलब प्रोटेक्शन का यूज करें तब इस बीमारी से बच सकते हैं। इंफॉर्मेशन हो गया, एजुकेशन, कम्युनिकेशन, सोशल मोबिलाइजेशन, मतलब लोगों को इसका इंफॉर्मेशन देना चाहिए, लोगों को एजुकेशन रहना चाहिए इनके बारे में, लोगों को कम्युनिकेट करना चाहिए, सोशल मोबिलाइजेशन, मतलब लोगों को इनके बारे में बताना चाहिए। अगर लोग नहीं जानेंगे तो कैसे इसके बारे में बचेंगे। जैसे कोरोना वायरस चल रहा था, अगर हम लोगों को नहीं बताएंगे कि आप मास्क लगा करके चलें, आप लोगों से दूरी बना करके चलें, ये कम्युनिकेबल डिजीज है, तो लोग कैसे जानेंगे कि इस बीमारी से कैसे बचना है। तो वही बात यहाँ पे किया जा रहा है, तो आसानी से लिख सकते हैं इसको। आता है हमारा ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है? टीबी होता है। ये कॉमनली हमारा जो होता है क्या होता है? कम्युनिकेबल डिजीज होता है। जैसे मान लीजिए किसी को हो गया है, अब किसी को हो गया है तो अब वो मान लीजिए उनको खांसी आता है, उनके पास जाते हैं, कुछ भी होता है, तो अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति उनके पास जाता है, कुछ टाइम तक रहता है, तो धीरे धीरे करके वो बीमारी उनके अंदर भी चला जाता है, तो वो भी इंसान क्या हो जाता है? उस बीमारी से अफेक्टेड हो जाता है। समझ रहे हैं ना? तो वो चीज होता है। तो अब बात करते हैं, हमें वो सारी चीजें फार्माकोलॉजी में पढ़ चुके हैं, यहाँ पे हमें पढ़ना है ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। वो सारी चीजें भी आप लोग लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं लिख सकते हैं। देखिए, द इन्फेक्टियस डिजीज कॉमनली ये किसका कारण होता है? बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का कारण होता है, जिसे हम लोग ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। जो टीबी होता है ये हमारे लंग्स को मेनली रूप से अफेक्ट करता है, जो कि किसका कारण होता है? जो कि पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस का कारण होता है। अगर हम लोग बात करें कि ये जो टीबी है ये तो मेन रूप से हमारे लंग्स को अफेक्ट करता है, लेकिन कुछ अदर पार्ट को भी हमारे बॉडी को अफेक्ट करता है। अब अदर पार्ट कौन कौन से हैं? तो हमारा हो गया इंटेस्टाइन को भी ये अफेक्ट करता है, बोन को भी अफेक्ट करता है, ज्वाइंट में बहुत तेजी से दर्द होता है तो ज्वाइंट को भी अफेक्ट करता है, लिम्फ ग्लैंड को भी अफेक्ट करता है, स्किन को भी अफेक्ट करता है, और कुछ अदर बॉडी टिश्यू को भी ये अफेक्ट करता है। ठीक, तो ये हमारा होता है, ये सारी चीज अफेक्ट करता है। किसके द्वारा अफेक्ट होता है? टीबी ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा हमारे बॉडी के इतने सारे पार्ट अफेक्ट होते हैं। अगर मेन रूप से बात करें तो लंग्स तो अफेक्ट होगा ही, लेकिन उसके साथ साथ में हमारे बॉडी के कुछ अदर पार्ट भी अफेक्ट होंगे, जैसे कि इंटेस्टाइन हो गया, बोन हो गया, ज्वाइंट हो गया, लिम्फ ग्लैंड हो गया, स्किन हो गया, कुछ अदर पार्ट भी हो गए, अदर टिश्यू हो गए। ये सारे के सारे चीज अफेक्ट होंगे किसके द्वारा? टीबी के द्वारा, ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा ये सारे चीज हमारे अफेक्ट होंगे। अगर हम बात करें टीबी जो होता है, इसको एक पॉइंट और लिख सकते हैं, देयर आर नो साइन, इनके कोई ज्यादा मोस्ट रूप से कोई साइन नहीं होता है, मोस्ट इन्फेक्शन नहीं होता है, इस इन्फेक्शन में मोस्टली रूप से कोई साइन एंड सिम्टम नहीं होता है। देखिए, अगर बात करें विच द मेडिकेशन इज नोन एज, इसको इस मेडिकेशन को हम लोग लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, जिसमें नॉर्मल रूप से क्या होता है? कफ होता है, साथ साथ ब्लड कंटेनिंग सेप्टम होता है, फीवर हो जाता है, वेट लॉस होने लगता है, वेट घटने लगता है, नाइट स्वेट्स होने लगता है, क्लासिक साइन एंड एक्टिव टीबी होता है। तो ये कुछ बातें हो जाता है जिससे लोगों को पता चलता है कि हाँ इसको क्या होता है, इस बीमारी हो गया। तो ये थ्योरी आप लोग लिख लेना। अब देखिए, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम फॉर ट्यूबरकुलोसिस फंक्शनिंग। अब ये देखिए, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम बनाया गया, किसके लिए बनाया गया? ट्यूबरकुलोसिस के लिए बनाया गया। तो क्या लिख सकते हैं इनके बारे में? आप लोग क्या क्या लिखेंगे? इनके बारे में बस थ्योरी लिखना है, और थ्योरी ये गलत नहीं करना है आपको। इसमें आपको हमेशा याद रखना है ये किस ईस्वी में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, ये याद रखना है। अब देखिए क्या बात है, 1962 में नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम, जिसको शॉर्ट वर्ड में एनटीपी बोलते हैं, ये जो है क्या हुआ था? आया था हमारे इंडिया में टीबी को कंट्रोल करने के लिए। टीबी को कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे इससे लोगों को बचाया जाए, ये प्रोग्राम जो है हमारा 1962 ईस्वी में इंडिया में आया था। ठीक, इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर दिस प्रोग्राम ऑफर एक्सपेक्टेड रिजल्ट इन इंडिया, और इन 1962 में नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम वॉज इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1962 ईस्वी में नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम हमारे देश में, हमारे भारत में आया था। क्यों आया था? इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए, इस बीमारी को रोकने के लिए, इस बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए ये आया था। अगर मान लीजिए किसी पेशेंट को हो जाता है तो ऐसा ना हो जाए कि उसकी मृत्यु हो जाए, तो इसके लिए प्रोग्राम बनाया गया, इसके बारे में डिस्कशन हुआ, फिर ये प्रोग्राम आया तो ज्यादा से ज्यादा लोग इसके बारे में स्टडी किए, रिसर्च किए, फिर इसका क्या बना? मेडिसिन बना। अब लोग जल्दी से इससे ठीक हो जाते हैं। अब देखिए, नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान कुछ है 2012 से लेकर के 17 तक कुछ इनका प्लान चला। जैसे कि 2012 से लेकर के 2017 तक नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान जो है वो इंक्लूड था हमारे देश में 5 ईयर प्लान। ये 5 साल का प्लान है। देखिए, 12 से लेकर के 17 साल के बीच में कितने साल का बीच में गैप है? 5 साल का भी गैप है ना। तो वही सारी चीजें आपको लिखना है। फिर 12 से 17 हो गया, फिर उसके बाद ऐसे हमारा 17 से 25 साल के बीच में हमारा कुछ प्लानिंग बना। ठीक, तो इसी बीच में हमारा क्या क्या चला? पूरा का पूरा रिसर्च चला। तो वही सारी चीजें आपको यहां पर लिखना है।
अब देखिए टीबी कोमोर्बिडिटीज क्या होता है, इसमें टीबी एंड डायबिटीज हो गया, ठीक। तो टीबी क्या होता है, डायबिटीज क्या होता है, 2 टाइम हाइयर देन अमंग डायबिटीज। ये इंपॉर्टेंट नहीं है टीबी, जो को टीबी एंड डायबिटीज के बारे में एग्जाम में जल्दी नहीं पूछता है। जो इंपॉर्टेंट बात है आपका यहाँ पर आता है, यहाँ पर आता है आपका इंपॉर्टेंट बात जो है ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। अब आप क्वेश्चन फिर लिख लीजिए, एक क्वेश्चन फिर लिखिए, राइट द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। तो इनके कौन कौन से टीबी के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव होते हैं कंट्रोल करने का प्रोग्राम में बनाया गया। तो ये सारी चीजें, इसमें से 5 पॉइंट जो आपको इजी लगे, 10 दिए गए हैं, 5 जो आसान लगे उसको लिख लीजिए। आउटकम प्रोग्राम कौन कौन से हैं, लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो वैसे आपको इसका पीडीएफ दे दूंगा, थोड़ा बहुत पढ़ना चाहते हैं पढ़ लेना, वैसे आउटकम प्रोग्राम ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। आते हैं हम लोग लिप्रोसी के बारे में। लिप्रोसी का मतलब क्या होता है, कुष्ठ रोग होता है। अब देखिए पहले जमाने में क्या होता था, जिसे लिप्रोसी हो जाता था, जिसे कुष्ठ रोग हो जाता था, तो लोग उनसे दूरी बनाने लगते थे। लोगों को एक बात पता था दोस्तों, देख लीजिए, लोगों को पहले जमाने के लोगों को एक बात पता था कि अगर मान लीजिए लिप्रोसी किसी को हो जाता है, कुष्ठ रोग किसी को हो जाता था, तो उनसे दूरी बना करके रहना है। क्यों दूरी बना करके रहना है, क्योंकि वो बीमारी हमें भी हो जाएगा, तो उनसे दूरी बना के रहना है। तो वो क्या करते थे, उन्हें अपने घर से बाहर निकाल देते थे, उन्हें अपने घर से बाहर निकाल देते थे। उसका इलाज तो कुछ था नहीं, वो बीमारी धीरे धीरे बढ़ता जाता था और धीरे धीरे करके उस बहुत दर्दनाक मृत्यु होता था। लिप्रोसी जिसे हो जाता था पहले, उसका मृत्यु बहुत दर्दनाक होता था। आप लोग कहीं पे देख लेना जाकर के लिप्रोसी का हिस्ट्री, पहले जमाने के लोग में कैसे क्या होता था। तो जो लिप्रोसी था, ये पहले जमाने के लोग जानते थे बस इतना कि हाँ इनसे बचाव करके रहना है, इनसे दूरी बना करके रहना है। तो अगर किसी को कुष्ठ रोग लिप्रोसी हो जाता था तो उन्हें घर से बाहर निकाल देते थे। तो वो बेचारे लोग क्या करते थे, वो जाकर के जंगल में रहते थे। अब जंगल में छोटी मोटी अपना गुफा बना करके रहते थे। अब वहां पे जंगल में जाते थे, जानवरों से भी उनका डर था, लेकिन क्या करें, परिवार से बाहर निकाल देते थे लोग कि परिवार में और भी किसी को ना हो जाए, इसके लिए वो खुद भी चले जाते थे। ये नहीं कि जबरदस्ती निकाल देते थे, परिवार में से अगर किसी को हो जाता था तो वो खुद भी चले जाते थे कि हमारे परिवार को और किसी को ये बीमारी ना हो जाए। लोग जाते थे मिलने, दूरी बना करके मिल लेते थे उनसे, लेकिन उनसे बच के रहते थे। तो वो उनका धीरे धीरे करके वो बढ़ता था, स्किन एकदम फट फट के गिर जाता था और बहुत दर्दनाक उनकी मृत्यु होता था। तो उसके लिए ये प्रोग्राम बनाया गया, किस बीमारी को कैसे रोकना है, ये बीमारी बहुत खतरनाक है, इसे रोकना पड़ेगा। तब हमारा जाकर के बना नेशनल लिप्रोसी प्रिवेंशन प्रोग्राम। अब ये बना था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली हेल्थ वेलफेयर के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि सेंट्रली फाउंड किया गया था, फाउंडेड हुआ था हेल्थ स्कीम में, ठीक। और ये जो है प्रोग्राम, ये किसके द्वारा हेडेड होता था, इनकी जो हेड थे वो किसके द्वारा होता था, डिप्टी हेल्थ सर्विस डायरेक्टर के द्वारा ये हेडेड किया जाता है, ठीक। किसके अंडर में होता था, एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरविजन ऑफ द हेल्थ सर्विस के द्वारा, ठीक। तो ये सारी चीजें आप लोग लिख सकते हैं, ये प्रोग्राम कब आया, कब नहीं आया, कब से स्टार्ट हुआ, वो सारी चीजें थ्योरी पॉइंट है, बस आपको एक बार पढ़ना है, समझना है बस, और आसानी भाषा से लिख सकते हैं। देखिए नेशनल लिप्रोसी प्रोग्राम में कुछ बातें इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि 1955 ईस्वी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया था, नेशनल लिप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम को लॉन्च किया था 1955 में। 1955 के पहले लोगों को नहीं पता था, मर रहे थे, कट रहे थे, अपना इधर उधर भाग जाते थे, गुफाओं में जंगल में रहते थे, नहीं था बचाव, तो क्या करें, अपने परिवार को बचाना है तो वो लोग जाते थे। तो 1955 ईस्वी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये नेशनल लिप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। फिर क्या हुआ था, 1983 ईस्वी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था नेशनल लिप्रोसी एलिमिनेटेड प्रोग्राम एंड इंट्रोड्यूस किया था मल्टीपल ड्रग थेरेपी, बहुत सारे ड्रग के थेरेपी को लॉन्च भी कर दिया था। फिर 1993 से 2000 तक क्या किया गया था, वर्ल्ड बैंक सपोर्ट के द्वारा नेशनल लिप्रोसी एलिमिनेट प्रोग्राम फर्स्ट आया था। फिर 2001 से 2004 तक हमारा क्या हुआ, वर्ल्ड बैंक सपोर्टेड जेएनएलईपी सेकंड हमारा आया। उसके बाद जनवरी 2005 में नेशनल लिप्रोसी एलिमिनेटेड प्रोग्राम को कंटिन्यू किया गया था, किसके साथ, फंड प्रोवाइडेड के साथ। किसके द्वारा हुआ था ये, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंड एंड पार्टनर के द्वारा ये क्या किया था, ये कंटिन्यू किया गया था। क्या, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, किसका नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, लिप्रोसी का। अब इनके ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव वीडियो को रोक करके 7 पॉइंट दिए गए हैं, 5 जो इसमें से आसान लगे आप लोग क्या करना, लिख लेना। आउटकम प्रोग्राम ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर डिटेल पूछता है किसी बीमारी के बारे में तो थोड़ा बहुत 2-4 पॉइंट इसमें ऐड कर देना, वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आउटकम प्रोग्राम आता है हमारा नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। अब देखिए नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम क्यों बनाया गया। पहले जमाने के लोग में देखते थे बहुत सारे लोग का दिमाग सही से नहीं काम करता था, घूमते थे इधर उधर, अपना किसी को मार देते थे, किसी को पीट देते थे और भी गलत काम कर देते थे, तो उनका दिमाग सही से नहीं काम करता था, लोग उन्हें पागल पागल कहते थे। अब गांव में देखते होंगे आप लोग, अभी भी कुछ लोग घूमते रहते हैं पागल, जिनका इलाज नहीं कराया जाता है तो पागल बन के घूमे जाते हैं, पैरों में सीकर बांध देते हैं, हाथ बांध करके घर पे बैठा के रखते हैं उन्हें कि वो कहीं भाग ना जाए, बाहर ना निकल जाए, किसी को मार ना दे, कुछ और भी फालतू फालतू काम ना कर दी। तो इनसे बचाव करना चाहिए। अगर उस आदमी का दिमाग नहीं काम कर रहा है तो क्या है, बीमारी उसके अंदर नहीं है, बस उसका माइंड नहीं काम कर रहा है सही से,
ये नहीं है कि उसका पैर टूटा हुआ है, हाथ टूटा हुआ है, या फिर उसे कैंसर हो गया है, फिर उसे टीबी हो गया है, कुछ बीमारी नहीं है, बस उसका माइंड का प्रॉब्लम है, उसका दिमाग मेंटल प्रॉब्लम है, वो दिमाग से काम नहीं कर पा रहा है, दिमाग में जो आ रहा है आलतू फालतू काम वो कर रहा है, किसी को मार दे रहा है, किसी को दौड़ा दे रहा है। तो इसके लिए ये प्रोग्राम बनाया गया था, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। तो इसके बारे में लिख सकते हैं आप लोग, मेंटल हेल्थ क्या होता है, इंटीग्रल पार्ट होता है हेल्थ का। क्या लिखेंगे, मेंटल हेल्थ क्या होता है, इंटीग्रल पार्ट होता है हेल्थ का, जो कि डिस्क्राइब किया जाता है हेल्दी स्टेट के रूप में ऑफ वेल बीइंग, जैसे उसको पूरा किया जाए फिजिकल रूप से, मेंटल और सोशल। ठीक, फिजिकली सही से नहीं काम करेगा, जाने कहेंगे वहां पे वो भाग जाएगा उधर, दिमाग ही नहीं काम करेगा, मेंटल रूप से उसका दिमाग सही से नहीं चलेगा, सोशल सामाजिक लोग में बैठेगा नहीं, अपना अकेले इधर उधर जाकर के बैठे रहेगा वो। ठीक, तो उसके अंदर बीमारी नहीं रहेगा, नॉट जस्ट लैक ऑफ डिजीज, उसके अंदर बीमारी नहीं रहेगा, बस उसका फिजिकली मेंटली एंड सोशल प्रॉब्लम है, लोगों से अलग बैठेगा, उसका दिमाग सही से नहीं काम करेगा। अगर आप उसको वहां भेजेंगे तो वहां नहीं जाएगा, वो वहां जाएगा, अलग जगह पर बैठेगा। तो उसके लिए प्रोग्राम बनाया गया लोगों को अवेयर करने के लिए। अगर किसी का दिमाग नहीं सही से काम कर रहा है तो उसको कहाँ भेजिए, पागल खाने भेजिए, सुने होंगे ना, पागल खाने में भेजिए, सही हो जाएगा। तो इसके लिए प्रोग्राम बनाया गया नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। और इनके फंक्शन क्या क्या होते हैं, इनके मेन एम क्या होते हैं, मेंटल का मेन एम क्या होता है, मेंटल एंड न्यूरोलॉजिकल कंडीशन एंड देयर रिलेटेड डिसेबिलिटीज एंड प्रिवेंटेड एंड ट्रीटेड। ठीक, मतलब उनको अच्छे रूप से ठीक किया जाए एंड यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी, क्या किया जाए, किसी भी टेक्निक का यूज करके मेंटल हेल्थ को ठीक किया जाए। जैसे मान लीजिए किसी का दिमाग नहीं सही से काम कर रहा है तो उसको कैसे ठीक करना है, कैसे क्या करना है, वो सारी चीजों के बारे में बताना। अब देखते हैं बहुत सारे लोग को 60 वोट भी मारा जाता है, मैं तो सुना हूँ, टीवी में देखा हूँ, मूवी में देखते होंगे, जो मेंटल लोग रहते हैं तो उनको पता नहीं क्या क्या लोग 60 वोट मारते हैं। मैं देखा नहीं हूँ, बस जो टीवी में देखा हूँ वही बता रहा हूँ कि 60 वोट पता नहीं कैसे मारते हैं, वैसे ज्यादा जानकारी इसके बारे में है नहीं में। ठीक, तो ऐसे करके ठीक करते होंगे। इनके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है, और ऑब्जेक्टिव 3 ही पॉइंट में यहाँ पे दिए गए हैं, और तीनों पॉइंट आपको लिखना है वीडियो को रोक करके। आउटकम प्रोग्राम क्या है, लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ही नहीं है। ठीक, इसी के साथ हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, ब्लाइंडनेस के बारे में। अब देखिए, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस। अब देखिए ये अब प्रोग्राम ब्लाइंडनेस के बारे में क्यों आया। अब लड़का अंधा है तो अंधा है, तो अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर बात आता है, आप लोगों ने सुना भी होगा, कुछ बच्चे होते हैं वो पैदा होते ही अंधे पैदा होते हैं, या फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि पैदा होने के बाद अंधे हो जाते हैं, या फिर कुछ लोग भी होते हैं, हमारे यहाँ पर एक लोग हैं, पहले अंधे नहीं थे लेकिन बाद में पता नहीं आंखों में क्या हो गया कि वो अंधे हो गए, आंखों की बहुत बहुत बीमारियां हैं तो वो अंधे हो गए। तो इन सभी चीजों को कंट्रोल करने के लिए ये हमारा प्रोग्राम लाया गया, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस को कंट्रोल करने के लिए ये प्रोग्राम बनाया गया कि हाँ, लोगों को बचाया जा सके। अब देखते हैं कि जैसे होता है, क्या बताएं, हाँ, जैसे कि मान लीजिए किसी का अकाल मृत्यु हो जाता है, या फिर एक्सीडेंटल केस हो जाता है, या फिर और भी बड़े बड़े लोग होते हैं जिनका आंख खराब होता है, तो डॉक्टर लोग कहीं से जुगाड़ करके अपना आंख रखे रहते हैं, जो कि बहुत ही महंगा बिकता है। लेकिन बड़े लोग जो होते हैं वो आंख लगवा लेते हैं, पैसा देकर के, भाई उनके पास पैसा है तो आंख लगवा लेते हैं, लेकिन गरीब परिवार के लोग तो नहीं लगवा सकते हैं, आंख नहीं लगवा सकते हैं, तो उन्हें से बचाव कैसे करें। ठीक, तो वो सारी चीज के लिए हमारा ये प्रोग्राम बनाया गया था। ठीक, तो देखिए, नेशनल, वैसे हमारी आंखों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी आंख ठीक है, हम इसको निकाल कर भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन सामने से जो लाइट आता है ना तो वो आंखों पे बहुत तेजी से पड़ता है, तो जो आंख होते हैं वो बहुत तेजी से रेड होने लगता है, तो इसीलिए इसको लगा देते हैं जिससे लाइट आए और बाहर से ही निकल जाए, हमारी आंखों पर अफेक्ट ना पड़े। तो ये सेफ्टी के लिए मैं भी इसका इस्तेमाल करता हूँ, वैसे हमारी आंखों में कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक, आप लोग ये मत जानिएगा कि हमारी आंखों में कोई प्रॉब्लम है। ठीक, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम फॉर ब्लाइंडनेस कंट्रोल जो कि इंप्लीमेंट हुआ था 1976 ईस्वी में, और 1983 में क्या हुआ था, नेशनल ब्लाइंडनेस प्रोग्राम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम बन गया था कि ये जो प्रोग्राम है ये बहुत ही अच्छा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए। ठीक, बस समझ लीजिए, आप लोग को इतना बता दिए, आप लोग इनके बारे में बना करके लिख सकते हैं क्यों बनाया गया, क्यों नहीं बनाया गया। नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ब्लाइंडनेस और इनके फंक्शन क्या क्या होते हैं, इसके एक्टिविटी अंडर फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस क्या क्या होते हैं, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होते हैं, कलेक्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ डोनेट आईज होते हैं। हाँ देखिए, यहाँ पर ये बात आ गया, यही आप लोग को बता रहा था कि आंखों को डोनेट किया जाता है, समझ रहे हैं ना, लोग डोनेट भी कर देते हैं आंखों को। जैसे मान लीजिए कि कुछ लोग कहते हैं कि हमारी मृत्यु के बाद हमारे आंखों को डोनेट कर देना, दान कर देना, या फिर किसी का होता है ना अकाल मृत्यु हो जाता है, तो किसी का मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया, उनका मृत्यु हो गया तुरंत, तो पोस्टमार्टम के लिए जाता है, तो पूछ लेते हैं लोग कि निकाल लिया जाए कि नहीं, वैसे निकाल भी लेते हैं कभी कभी। तो क्या होता है कि हमारी पूरी बॉडी की सभी पार्ट तुरंत नहीं मर जाती हैं, हमारे जैसे आंख होते हैं वो जिंदा रहते हैं कुछ समय तक। अब कितने समय तक जिंदा रहते हैं गूगल पे सर्च करके आप लोग देख लेना। ठीक, पीएचडी नहीं करना है यहाँ पे, जो इंपॉर्टेंट है वो आप लोग देखिए। डोनेट किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, विटामिन एंड डिफिशियंसी को मॉनिटर किया जाता है, इवैल्यूएशन किया जाता है,
स्कूल आइजेन स्क्रीनिंग प्रोग्राम होते हैं, और आप लोग सुने भी होंगे कि आंख निकालने वाले बहुत चल रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो ये लोग भी चलते हैं, आंखों को निकाल लेते हैं, बच्चे घूम रहे हैं, किसी को पकड़ करके किडनैप कर लेते हैं, आंख निकाल देते हैं, उनको मार देते हैं, और वही आंख ले जाकर के बहुत महंगे महंगे रुपए में बेचते हैं। इनके क्या क्या फंक्शन होते हैं, टारगेट डिजीज होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है। ठीक, तो ये लिख लेना आप लोग। इनके स्ट्रेटजी क्या होते हैं, स्ट्रेटजी देखिए 10-12 पॉइंट लिखे गए हैं, वीडियो को रोक करके 5 पॉइंट जो आसान लगे आप लोग लिख लेना। 13 पॉइंट दिए गए हैं, जो आसान लगे 5 लिख लेना जरूर। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल प्रोग्राम कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस। तो ऑब्जेक्टिव आसान है, लिख लेना, बहुत ही आसानी भाषा में लिखा गया है, समझा तो दिए हैं आप लोग को क्या इनके ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक, तो वो सारी चीज आप लोग लेना। आउटकम देखिए इसका आसान है, आप लोग जरूर पढ़ लेना। क्या होता है, फैसिलिटी होता है फॉर दी कैटरेक्ट सर्जरी के लिए इनकी फैसिलिटी होते हैं। ये नहीं कि अब हम लोग को आंखों को, किसी को आंख लगवाना है तो ऐसे करके बैठे हुए हैं, आंखों को चीर करके ऐसे इसमें ठूस करके लगा देते हैं, उसको मार देते हैं, बैठ जाता है, फिर इसको सिल देते हैं। नहीं, इसका कुछ सर्जरी होता है, सुन किया जाता है, और भी कुछ व्यवस्था होता होगा, उनके द्वारा इसको सेट किया जाता है। ठीक, तो ये सारी चीज आप लोग लिख सकते हैं। पल्स पोलियो प्रोग्राम, अब इंडिया में पल्स पोलियो प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया था 1992 में, और ये जो है प्रत्येक साल में बच्चे को 2 बार लगवाना चाहिए। बच्चे को ही लगवाया जाता होगा, पोलियो तो जानते होंगे, पोलियो जो होता है बच्चों को लगवाया जाता है। तो ये क्या होता है, प्रत्येक साल में 2 बार लगवाना चाहिए। नेशनल इम्यूनाइजेशन डे, जो कि वाइडली हम लोग इसे किस नाम से जानते हैं, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल फॉर पल्स पोलियो के बारे में। ठीक, The global prevention of polio require both reduction of disease incidence of rate of prevention and various cause of the worldwide। तो ये सारी चीजें लिख सकते हैं। देखिए आपका बात यहाँ पर आ गया, मैं बच्चे के लिए बोला हूँ, फिर सोचा हूँ कहीं मिस्टेक ना हो जाए, तो आप लोग तुरंत कमेंट में करेंगे कि ये बच्चों के लिए नहीं है। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है, आप लोग कंफ्यूज मत होना। चिल्ड्रन, जो कि बच्चे हमारे 1 साल से 0 साल से जब पैदा होते हैं उसी समय से ये प्रोवाइड किया जाता है। 1 साल से 5 साल तक के बच्चों को ये प्रोवाइड किया जाता है पोलियो, जो कि ड्रॉप के फॉर्म में होते हैं। अब ये जो पोलियो है गाँव में भी घूम घूम करके लोग पिलाते हैं। ठीक, सरकार ने ये व्यवस्था कर दिया है कि आप गांव गांव में घरों घरों के पास जाइए, अगर आपके घर में बच्चे हैं तो सबके घर में घूम घूम कर उनको पिलाइए। आप लोग भी पिए होंगे, मैं खुद पिया हूँ बचपन में, आप लोग भी पिए हैं। स्वाद कैसा होता होगा पोलियो को पता होगा सबको। ठीक, मजा आता होगा पीने में, समझ रहे हैं। उंगलियों में ऐसे पता नहीं क्या ऐसे मार देते हैं, जैसे नीले कलर का मार्कर से मार देते हैं, उसके बाद 2 से 3 ड्रॉप पिला देते हैं, बहुत अच्छा होता है। ठीक, तो बचपन में लोग पिए भी होंगे। तो यही सारी चीजें लिखना है। अब देखिए, अब बताइए आप लोग पल्स पोलियो प्रोग्राम के बारे में, आप जो जो पिए हैं, कैसे पिए हैं, ये लिख लेना। उसके बाद कब लॉन्च हुआ था, इसको किस नाम से और जानते हैं, प्रत्येक साल में 2 बार इसको पीना चाहिए बच्चों को। ठीक, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर लिखना है। अब इनके प्रिंसिपल क्या क्या होते हैं आसानी से लिख सकते हैं, बहुत ही शॉर्ट वर्ड में लिखे गए। नेशनल प्रोग्राम फंक्शन क्या होते हैं लिख सकते हैं, भाषा आसान है। इनके मेन फंक्शन ये है, फंक्शन ये है, इसको लिखिएगा, ऊपर वाला छोड़ दीजिएगा फंक्शन, ये फंक्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका हम लोग पोस्ट कर रहे हैं, जिससे आप लोग को पता चल जाए कि हाँ ये चीज क्या है। स्ट्रेटजी क्या होता है पोलियो एलिमिनेशन का, तो क्या होता है, रूटीन इम्यूनाइजेशन होता है कि क्या होते हैं 1 साल से बच्चे जो होते हैं, 1 साल के बच्चे जो होते हैं, रूटीन की बात करते हैं, वो 3 डोज उनको दिया जाता है। और भी जब 2 साल के बच्चे हो जाते हैं तो 2 बार दिया जाता है, और भी 5 साल के हो जाते हैं तो प्रत्येक साल में 2 बार या फिर एक ही बार पिलाते हैं, जैसा व्यवस्था होता है। ठीक, अगर नहीं पहुंच पाते हैं लोग, नहीं पिला पाते हैं, तो एक भी बार पी लेता है तब भी ठीक होता है। इनके ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं लिख सकते हैं आप लोग, वीडियो को रोक करके, बहुत ही आसान भाषा में लिखा गया। आउटकम प्रोग्राम वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, थ्योरी पार्ट है, आप लोग इंट्रोडक्शन वाला भी आउटकम में लिख सकते हैं क्या क्या होता है क्या क्या नहीं। अब देखिए, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, इम्यूनिटी सिस्टम के लिए हम लोग को इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम बनाया गया 1974 ईस्वी में। WHO ने इनिशिएट किया था एक ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं एक्सपेंडेड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कहते हैं, जो कि प्रोटेक्ट करता है किसके अगेंस्ट, 6 प्रिवेंटेबल डिजीज के अगेंस्ट ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, काम करता है। ठीक, जैसे डिप्थीरिया हो गया, वूजिंग कफ हो गया, टिटनस हो गया, पोलियो हो गया, मिसलेस हो गया, टीबी हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, इन सब के अगेंस्ट ये प्रोटेक्ट करता है, काम करता है। इसके लिए ये बनाया गया था कि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम सही से बना रहे। ठीक, तो ये सारी चीजें लिख सकते हैं। अब देखिए, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम और इनके फंक्शन क्या क्या है, आसानी से बस थ्योरी दिया गया है, वीडियो को रोक करके पढ़ लेना। अब 8वें सेमेस्टर में है, एक एक लाइन तो पढ़ के आपको बताएंगे नहीं क्या होता है क्या नहीं होता है, बस एक बार वीडियो को रोक करके पढ़िए, समझ में आ जाएगा, और हमें विश्वास है आप लोग पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब देखिए क्या लिखा गया है, 19 नवंबर 1950 में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन जो प्रोग्राम है ये लॉन्च किया गया था। कितना आसान भाषा में लिखा गया है मैं खुद आपको बताता हूँ। नवंबर में, कौन से नवंबर, 19 नवंबर 1985 में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च हुआ था। कहां पर लॉन्च हुआ था, इन इंडिया में ये लॉन्च हुआ था। और 1986 ईस्वी में ये प्रोग्राम को ग्रांट किया गया था स्टेटस ऑफ नेशनल टेक्नोलॉजी। और मिशन का क्या था इसका, प्रोवाइड करना सिंस urgency of dedication within a particular time frame to achieve the objective।
ठीक, तो यही सारी चीजें आपको लिखना है, आसान भाषा में लिखे गए हैं, बस पढ़ लेना, एक बार समझ में आ जाएगा। अब देखिए इनके क्या क्या स्ट्रेटजी होते हैं इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के, जैसे हमारा पोलियो एडेक्शन हो गया, रिडक्शन ड्रॉपआउट रेट हो गया, तो 5 पॉइंट जो आसान लगे वो लिख लेना, और 5 पॉइंट जो ऑब्जेक्टिव है 5 ही पॉइंट लिखना, ज्यादा नहीं लिखना है, जो आसान छोटा लगे। देखिए 5 पॉइंट आसान वाला टिक भी लगा दिया हूं, बस 5 पॉइंट अच्छे से ऑब्जेक्टिव तैयार कर लेना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट होता है, ये बात जान लीजिए। आपका इनके आउटकम क्या क्या होते हैं उसको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम, जिसको हम 60 वर्ड में आईडीएसपी बोलते हैं। अब आईडीएसपी को समझने के लिए आपके नोट्स में देखिए यहाँ पर लिख भी दिया हूं, क्या लिखा हूं, यहाँ पे टिक लगा देता हूं, नहीं तो आप लोग इधर उधर खोज रहे होंगे। यहाँ पर देखिए आपके नोट्स में लिख दिया हूं कि सर्विलेंस प्रोग्राम क्या होता है। सर्विलेंस प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसका मेन फोकस क्या होता है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। आप किसके इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, जैसे कोई नई बीमारी आ रही है, कोरोना वायरस आ गया, ये नया बीमारी है, अब इस बीमारी के बारे में पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना इनका काम होता है, कि कैसे इनका बीमारी क्या है, इस बीमारी से मिलना, इस बीमारी के बारे में जानना, और इस बीमारी को किस तरीके से कंट्रोल करना, इस बीमारी को कंट्रोल भी करना, इस बीमारी जिसे हो गया है उसको कैसे खत्म करे जड़ से, उसके बारे में। तो काम क्या होता है, किसका काम होता है, आईडीएसपी का ये काम होता है। तो क्या होता है, ये इंफॉर्मेशन, बीमारी के बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, इनका मेन एम क्या होता है, मेन गोल क्या होता है, बीमारी को रोकना, उसको खत्म करना, वही होता है। अब जो बता दिया वही चीज आपको यहाँ पे लिखना है। दी सर्विलेंस प्रोग्राम का मेन फोकस क्या होता है, कलेक्ट करना इंफॉर्मेशन नीड टू दी मीट डिजीज से मिले, उनका गोल होता है बीमारी को कंट्रोल करना। बीमारी के मीट मतलब बीमारी से जाकर के मिलेंगे नहीं, बीमारी के बारे में पूरी जानकारी कलेक्ट करेंगे, मिलेंगे मतलब हम आपसे मिल रहे हैं तो आपके बारे में जानेंगे, आप हमारे बारे में जानेंगे। ठीक, तो बीमारी से मिलना, बीमारी को कैसे कंट्रोल करना है उसके बारे में जानना, ये सारी चीजें होता है हमारे इसमें। सर्विलेंस को डिफाइन कर सकते हैं किस तरीके से, सर्विलेंस कैन बी डिफाइन एज ऑनगोइंग सिस्टमैटिक डाटा कलेक्शन। तो ये क्या होता है, ये सिस्टमैटिक डाटा कलेक्शन होता है, इसको इस रूप में डिफाइन कर सकते हैं। डाटा को कलेक्ट करना, डाटा को एनालाइज करना, एक्सप्लेन करना, इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट करना, लोगों को बताना किस बीमारी को इस तरीके से बचना है, अगर आप मास्क नहीं लगाएंगे तो आपको कोरोना वायरस हो जाएगा, तो इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट करना। दोज हु नीड नो इन ऑर्डर टेक एक्शन। ठीक, जो इन बातों का, इन ऑर्डर का मान नहीं करते हैं, जो लोग नहीं मानते हैं उन्हें बीमारी हो जाता है, नहीं मानेंगे तो हो ही जाएगा। इम्प्लीमेंटर क्या होता है, एलिमेंट सर्विलेंस का, तो एनालिसिस इंटरप्रिटेशन होता है, फॉलो अप, कलेक्शन ऑफ डाटा, ये सारी चीज इसमें आता है। ठीक, आप लोग बोर तो नहीं ना हो रहे हैं, बोर मत होइएगा, क्योंकि आपका जो यूनिट पूरा कंप्लीट करा रहा हूँ एक ही लेक्चर में, तो यूनिट थोड़ा सा बड़ा भी है। देखिए इतनी सारी बीमारी के बारे में आप लोग पढ़ रहे हैं तो लेक्चर तो बड़ा होगा ही, लेकिन आपका मेन एम क्या है कि आपको पूरा यूनिट यहीं पर कंप्लीट करना है। एग्जाम बहुत करीब आ गया है, किसी तरीके से इसे कंप्लीट करना है, बस हमें यही काम है। ठीक, अब टाइप ऑफ सर्विलेंस इन इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम, आईडीएसपी के बारे में क्या क्या आप लोग, इनके कौन कौन से टाइप होते हैं, तो 3 टाइप मेन रूप से होते हैं। सिंड्रोम हो गया, उसके बाद क्या होता है, प्रिस्मेटिव हो गया, ठीक, क्या होता है प्रिस्मेटिव, ठीक, और कंफर्म्ड हो गया। तो 3 पॉइंट होते हैं, 3 टाइप होते हैं, लिख सकते हैं इनके क्या क्या फंक्शन होते हैं, क्या क्या स्ट्रेटजी होते हैं। 12 से 13 पॉइंट, कितना पॉइंट दिया गया भाई, 20 पॉइंट दिए गए हैं। 20 में से अब आपको दिखाता हूं 10 पॉइंट अपने कॉपी में यहीं लिख लीजिए। अब कौन कौन से 10 पॉइंट लिखेंगे ये भी बता देता हूं, नहीं तो आप लोग कहेंगे इतना बड़ा बड़ा कैसे लिखेंगे। ठीक, तो पहला छोड़ दीजिएगा, इसको मत लिखिएगा, इसको कट कर देता हूं, इसको आप लोग लिख लीजिए। 1 पॉइंट ये हो गया, इसको भी लिख सकते हैं, नहीं छोड़ दीजिए। दूसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां लिख लीजिएगा, 8वां बड़ा है, 9वां और 10वां। कितना पॉइंट अभी तक हो गया 10 तक में, 1 2 3 4 5 6 7, 10 तक हमारा 7 पॉइंट हो गया। और भी 10 देख लेते हैं, 7 पॉइंट हो गया ना, 3 और देख लेते हैं। देखिए नीचे सब छोटे छोटे हैं, जो आपको आसान लगे, मैं नहीं बताऊंगा, जो नीचे आसान लगे आपको, 10 पॉइंट जो आसान लगे आप लोग तैयार कर लेना बस। इनके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं पढ़ लेना, थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हुआ है इनका ऑब्जेक्टिव, वैसे पढ़ लेना। आउटकम प्रोग्राम क्या क्या होते हैं थोड़ा बहुत देख लेना, वैसे नोट्स भेज दूंगा, आप लोग देख लेना। अब देखिए, नेशनल प्रोग्राम फॉर द प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ डीपनेस। डीपनेस का मतलब होता है बाहरापन। लास्ट टॉपिक है दोस्तों, ध्यान से देख लो, भागो मत, आप लोग पढ़ लो, समझ लो, एग्जाम में ये भी आ सकता है। ठीक, तो जल्दी से इसको भी खत्म कर लेते हैं, फिर हमारा लेक्चर यहीं पर होता है कंप्लीट। डीपनेस का मतलब होता है बाहरापन। अब देखिए पहले जमाने के लोग कुछ ऐसे होते थे, कितना भी चिल्ला चिल्ला के बुलाइए, लोग हंसी मजाक में उनको गाली भी दे देते थे, लेकिन वो आदमी सुन नहीं रहा है तो आपको बोलेगा भी नहीं, सुनेगा नहीं तो बोलेगा क्या। ठीक, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम बनता हुआ चला जा रहा है धीरे धीरे करके। बूढ़े लोग जो होते हैं उनको, बूढ़े जब होते हैं तो सुनाई कम देता है, लेकिन उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनसे सही से बात करना चाहिए। नहीं सुनाई दे रहा है तो उनका गलती थोड़ी है, वो तो उनकी दिक्कत नहीं है कि वो जानबूझ के नहीं सुन रहे हैं, वो अब उन्हें हो गया है। आप भी बूढ़े होंगे तो शायद आपको भी ना सुनाई दे, तो आपके साथ भी वैसे लोग व्यवहार करें। तो ये क्या है, इसको कंट्रोल करने के लिए एक प्रोग्राम बनाया गया। अच्छे अच्छे कंपनी के लीड भी बिकते हैं कि आप धीरे से बोलेंगे तो बहुत तेजी से उन्हें सुनाई देगा। तो इनके लिए कुछ चीजें बनाए गए जिसके बारे में आप लोग लिख सकते हैं आसान भाषा में।
दिए गए हैं। आप क्या इसके बारे में आपको समझाया, जो आसान भाषा में लिखे गए हैं वो लिख लीजिएगा। इनके कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, इसमें देखिए हमारा सर्विस प्रोविजन हो गया। उसके बाद कंपोनेंट के बारे में देखिए ऊपर जो लिखा गया है 4 पॉइंट, पहले अच्छे से पढ़ लीजिए। सर्विस प्रोविजन, उसके बाद जनरेशन ऑफ अवेयरनेस थॉट हो गया, उसके बाद कैपेसिटी बिल्डिंग हो गया, मैन पावर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हो गया। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। मेन बात इनका फंक्शन क्या होता है वो लिख लीजिएगा, और इनके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं वो लिख लीजिएगा। इसी के साथ आपका यूनिट 3 होता है कंप्लीट। जो लोग यहाँ तक देखे हैं जान लीजिए बहुत बड़ा आपने काम किया है, और जो लोग बीच में छोड़ के चले गए हैं वो टॉपिक बहुत बड़ा मिस किए हैं। अब अगर आप लोग सोच रहे हैं कि नोट्स पढ़ के हम पास हो जाएंगे, तो नोट्स पढ़ के आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो काम क्या करना है, नोट्स पढ़ना, लेकिन नोट्स को साइड में रख के दोस्तों एक बार लेक्चर को जरूर देख लेना चाहिए। चलिए यूनिट 3 हो गया आपका कंप्लीट, बहुत बड़ा लेक्चर हो गया क्या। चलिए कोई बात नहीं, लेक्चर बड़ा है तो भी कोई बात नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। लाइक